हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका RRN क्लासेज पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं थेल्स थ्योरम के बारे में, जो मैट्रिक के एग्ज़ाम में लगभग हर साल पूछी जाती है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और थेल्स थ्योरम को अच्छे से जानते हैं। दोस्तों, यह क्वेश्चन दो प्रकार से पूछा जा सकता है। पहला ये कि मतलब थेल्स थ्योरम को लिखो और उसे सिद्ध करो। दूसरा, थेल्स थ्योरम लिखा हुआ रहेगा और आपको बोलेगा सिद्ध करने। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एकदम स्मूथ वे में इसे सीखते हैं, समझते हैं और अच्छी तरीक़ा से सिद्ध करते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि थेल्स थ्योरम होता क्या है और इसे किस प्रकार सिद्ध करेंगे। पहले हम इसको अच्छी तरीक़ा से समझते हैं। दोस्तों, हमने लिखा है, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। दोस्तों, जैसे ये एक त्रिभुज है AB और C। अगर हम इस त्रिभुज में किसी भी भुजा के समांतर यानी AB के समांतर या फिर AC के समांतर या फिर BC के समांतर हम कोई भी भुजा खींचे तो अन्य दो भुजाएं जो होगी वो समान अनुपात में विभाजित हो जाएगा। अब दोस्तों, हम क्या करते हैं, सबसे पहले B और BC जो रेखा है यानी त्रिभुज का जो आधार है, इसके समांतर एक रेखा खींचते हैं। तो इसके समांतर हमने एक रेखा पहले ही खींच कर रखा हुआ है DE। दोस्तों, ये BC के समांतर है। अब थ्योरम के अनुसार दोस्तों, ये जो है मतलब जो है AD/DB बराबर होगा AE/EC। मतलब ये जो रेखा है मतलब BC के समांतर जो DE रेखा है, ये इस दोनों रेखा को AB और AC को समान अनुपात में विभाजित कर देगा। दोस्तों, इसका मतलब यहाँ पर AD बटा में DB बराबर होगा AE बटा में BC EC। अब हम दोस्तों इसको सीखते हैं, इसे हम सिद्ध करते हैं कि ये कैसे AD बटा DB बराबर में AE बटा EC कैसे हो जाता है। अब दोस्तों, बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूज़न होगा कि अगर ये समकोण त्रिभुज होता तो क्या फिर ये ऐसा हो पाता। तो दोस्तों, उसके लिए कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यह किसी भी त्रिभुज पर यह नियम परफेक्ट लागू होता है, चाहे वह समकोण त्रिभुज हो या फिर समबाहु त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो, सभी त्रिभुज पर यह नियम लागू होगा। यानी हम यदि एक भुजा के समांतर अन्य एक भुजा के समांतर रेखा खींचे तो अन्य दो भुजा को वह समान अनुपात में विभाजित कर देगा। तो चलिए हम इसे सिद्ध करते हैं और सीखते हैं कि कैसे इस त्रिभुज में AD बटा DB बराबर हो जाता है AE बटा EC। तो दोस्तों, चलिए इसको सिद्ध करते हैं। तो हमने ABC एक त्रिभुज ले लिया और इसके समांतर DE एक समांतर रेखा खींच दिया। तो हमें सिद्ध क्या करना है, AD बटा DB बराबर में AE बटा EC। हमने यहाँ पर इसको लिख दिया। अब दोस्तों, इसमें रचना करना पड़ेगा, कुछ मतलब जो है इसमें बदलाव करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसे सिद्ध कर पाएंगे। तो रचना क्या करना है दोस्तों, इसको B से E को मिलाएंगे, B से E को मिलाएंगे। उसके बाद दोस्तों D को C से मिलाएंगे, D को C से मिलाएंगे। और इसके बाद हम त्रिभुज ADE में एक लंब AE पर डालेंगे कोण D से। तो दोस्तों, चलिए हम एक लंब इस पे डाल देते हैं। तो हमने एक लंब डाल दिया और इसका नाम हमने रख दिया N। और फिर हम एक लंब E से AD पे डालेंगे। तो चलिए हम एक लंब इस पे डाल देते हैं और इसका नाम हम रख देते हैं M। अब दोस्तों, चलिए हम सिद्ध करते हैं, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि रचना में हमने क्या किया। तो दोस्तों, आपको भी लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम लिखते हैं। तो दोस्तों, हमने इसे लिख लिया। हमने लिखा कि B को E से तथा C को D से मिलाया और DN लंब AE और EM लंब AD
डाला। अब दोस्तों चलिए हम आगे की प्रक्रिया करते हैं। तो दोस्तों पहले हम देखेंगे ए डी और ई में। तो चलिए सबसे पहले हम त्रिभुज ए डी ई में और उसके बाद हम देखेंगे डी ई बी में। तो दोस्तों हमने लिखा यहाँ पे अब त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज बी डी ई से दोस्तों सबसे पहले हम एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई निकालते हैं। तो अगर हम एरिया त्रिभुज ए डी ई का निकालना चाहें तो दोस्तों आपको भी पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो त्रिभुज ए डी ई में हम ए डी को आधार मानते हैं। ए डी को आधार मानते हैं तो दोस्तों हम यहाँ पे क्या करेंगे 1/2 गुना, यहाँ पे ए डी आधार है तो यहाँ पे ए डी देंगे और उसके बाद ऊंचाई यानी लंब, तो ऊंचाई इसमें ई एम है तो यहाँ पे हम लिख देंगे ई एम। अब हम दोस्तों फिर एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई देखते हैं। तो एरिया ऑफ बी डी ई तो ये होगा 1/2 गुना, अब इसका जो आधार लेंगे दोस्तों, इसका आधार हम बी डी को लेंगे। तो चलिए हम बी डी को आधार ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें जो लंब होगा, लंब इस त्रिभुज के अंदर में नहीं हो पाएगा, इसके बाहर होगा, क्योंकि ये त्रिभुज मतलब इधर झुका हुआ है, ये भुजा झुका हुआ है। तो जिस कारण इसका जो लंब होगा वो लंब जो है इसकी इस त्रिभुज की बी डी और ई का जो ऊंचाई होगा वो ई एम होगा। तो दोस्तों इसका हम लिख लेते हैं ई एम। तो हमने एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बराबर 1/2 गुना आधार बी डी गुना लंब ई एम लिख लिया। अब हम दोस्तों इस दोनों का भाग करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई, तो बराबर होगा 1/2 गुना ए डी गुना में ई एम। फिर दोस्तों यहाँ पे होगा 1/2 गुना बी डी गुना में ई एम। अब दोस्तों यहाँ पर ई एम से ई एम कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा और यहाँ पे जो बचेगा वो होगा ए डी बटा में बी डी। अब दोस्तों इसे हम समीकरण 1 कहते हैं। तो दोस्तों हमने पेज पलट लिया है और हम अब देखेंगे त्रिभुज डी ई सी और त्रिभुज ए डी ई में। दोस्तों पहले हमने देखा था त्रिभुज डी ई बी तथा ए डी ई में, लेकिन अब देखेंगे त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज डी ई सी में। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे त्रिभुज ए डी ई और यहाँ पर दोस्तों थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पर डी ई सी होगा, तो डी ई सी से। तो उसके बाद हम सबसे पहले निकालते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई। तो दोस्तों इस बार हम त्रिभुज ए डी ई में आधार ए ई को मानेंगे। अब दोस्तों हम क्यों मानेंगे, थ्योरम प्रूफ होने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों तो यहाँ पर हम एरिया ऑफ ए डी ई बराबर लेंगे 1/2 गुना आधार इस बार ए ई को लेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर ए ई गुना लंब, अगर हम आधार ए ई को लेते हैं तो लंब डी एन होगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे डी एन। अब हम दोस्तों आगे हम देखते हैं त्रिभुज डी ई सी में। तो दोस्तों अब हम देखेंगे त्रिभुज डी ई सी में। तो दोस्तों त्रिभुज डी ई सी में आधार हमको ई और सी को लेना है। तो दोस्तों ई और सी को लेना है तो हमने लिखा 1/2 गुना ई सी आधार, और उसके बाद इसका जो लंब होगा दोस्तों वो लंब होगा डी एन। क्यों होगा, इससे पहले भी हमने बताया था आपको, क्योंकि ये भुजा झुका हुआ है जिस कारण इसका जो लंब होगा ऊंचाई होगा ये इससे बाहर जाएगा। तो यहाँ पर ये जो लंब होगा वो हो जाएगा डी एन। अब दोस्तों हम फिर उसी प्रकार एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई को भाग करेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी से। तो दोस्तों फिर 1/2 गुना ए ई गुना डी एन
और फिर यहाँ पे हो जाएगा 1/2 गुना EC गुना में DN। तो अब दोस्तों DN से DN कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा। तो दोस्तों ये जो होगा ये होगा AE बटा में EC। अब हम दोस्तों इसे समीकरण 2 बोलेंगे, समीकरण 2 बोलेंगे। अब हम चलिए दोस्तों आगे आपको बताते हैं। दोस्तों त्रिभुज DEB और त्रिभुज DEC में देखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुनः त्रिभुज DEB तथा त्रिभुज DEC में दोस्तों यहाँ पर 9th में एक थ्योरम होता था, प्रमेय होता था। यदि आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि दोस्तों अगर आधार समान हो तथा दोनों भुजाएं समांतर हो तो उस पर बनी त्रिभुज के क्षेत्रफल भी बराबर होगा। यानी ये रेखा और ये रेखा समांतर है और ये दोनों त्रिभुज का आधार एक है, तो दोस्तों इसका जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा। तो चलिए हम इसे लिखते हैं। अब हम दोस्तों यहाँ पर लिख लिया है एरिया ऑफ त्रिभुज DEB बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज DEC। क्यों होगा? क्योंकि AE समांतर BC रेखाओं के मध्य एक ही आधार पर दोनों त्रिभुज है। दोस्तों इससे पहले भी हमने आपको बताया कि दो समांतर रेखाओं के मध्य एक ही आधार पर बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होता है, ये प्रमेय है। अब हम दोस्तों आगे देखते हैं। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे इसे हम समीकरण 3 कहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1, 2 और 3 से। अब दोस्तों यदि हम यहाँ पर समीकरण 1 को देखें तो समीकरण 1 जो यहाँ पर है, यहाँ पर लिखा हुआ है एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज BDE। यानी दोस्तों और यहाँ पर BDE बराबर है DEC के, यानी DEC के स्थान पर हम DEB को रख सकते हैं या फिर DEB के स्थान पर DEC को रख सकते हैं या फिर DEC के स्थान पर DEB को रख सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर DEC को DEB लिखें तो ये AE बटा EC जो है इसके बराबर हो जाएगा, AD बटा BD हो जाएगा। दोस्तों हम क्या कहना चाहते हैं इसे ज़रा फिर से समझें। यदि हम DEC के जगह पर DEB लिखें या फिर BDE के जगह पे DEC को लिखें तो AD बटा में BD बराबर में हो जाएगा AE बटा में EC। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिख देंगे समीकरण 1, 2 और 3 से AD बटा में DB बराबर होगा AE बटा में EC। दोस्तों इस प्रकार ये थ्योरम प्रूफ हुआ। अब हम दोस्तों अगर आपको कहीं पर समझ नहीं आया तो वीडियो को फिर से थोड़ा पीछे करके देख लें और अच्छी तरीक़ा से समझें। बाद बाकी इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट्स बना सकते हैं और इसे अच्छी तरीक़ा से रिवाइज करने के बाद आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। दोस्तों ये हर साल पूछी जाती है और 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो दोस्तों अगर कहीं पर आपको फिर भी दिक्कत रह जाता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएँ। जय हिंद, जय भारत।